अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का करम। सर ये इल्म का नुज़ूल इस दुनिया में किस तरह से होता है? ये साइंस, मज़हब, फ़लसफ़ा, ये सब से सारे उलूम इल्म में दुनिया में किस तरह ज़ाहिर हुए हैं? बासत देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म को हम मुख्तलिफ ज़ावियों से देख सकते हैं, या कह लीजिए इल्म का भी कोई इल्म होता है, हम उस पर बात किए लेते हैं। ये इल्म आया कहाँ से? एक तो ये बात, तो ये तो बात कॉमन सेंस की है कि इल्म जब दुनिया में, इमेजिन करें जब इंसान बसते ही नहीं थे तो ये इल्म था। बिल्कुल। जब इंसान ही नहीं थे तो इल्म भी नहीं था, दुनिया में नहीं था। दुनिया में नहीं था, या कह लीजिए था लेकिन इंसान उसको एक्सप्लॉइट करने वाले नहीं थे, इंसानों ने एक्सप्लॉइट नहीं किया था। तो ये बातिन में था, गैब में था, या गैर हाजिर था। जब इंसान का वजूद हुआ इस दुनिया में और उसने अपनी अकल व फ़हम का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसने वो फिनोमेनास, वो हकीकतें एक्सप्लॉइट करना शुरू की, मादी हकीकतें, जिनको हम आज इल्म के नाम से जानते हैं। एक तो ये तरीका इल्म को देखने का। मिसाल के तौर पे हमने लॉ ऑफ ग्रेविटी को, इंसान ने अपनी अकल लगा के ऑब्ज़र्व किया, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी वहाँ था, ज़ाहिर नहीं हुआ था, हमने उसको अपनी अकलों पे नहीं परखा था, तो इंसान ने उसको ऑब्ज़र्व किया और उसको नाम दिया, और अब हम उस लॉ ऑफ ग्रेविटी को क्योंकि समझ गए हैं उसको इस्तेमाल करते हैं और उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। एक दूसरा तरीका इल्म को देखने का ये है कि इल्म को किस डायमेंशन से आप देख रहे हैं। इल्म के आने के तरीके भी मुख्तलिफ हैं इस दुनिया के अंदर। ठीक है। एक तो मशहूर ज़माना इल्हामी तरीका है, यानी कि अल्लाह ताला ने, क्रिएटर ने अपने ख़ास बंदों को चुना जिनको हम प्रॉफिट्स या अंबिया इकराम कहते हैं, और उन पर ख़ास किस्म का इल्म उतारा या वो रियलाइजेशंस उतारी जिससे इंसान की मॉरल वैल्यूज सेट होती हैं दुनिया के अंदर, अखलाकी कदरें, हमें माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, रिश्ते अज़दवाज कैसे बनाना चाहिए औलाद के साथ। ये सारे जो उलूम है, ये सारा जो इल्म है जो मॉरल स्टैंडर्ड सेट करता है, ये मज़हब के ज़रिए, दीन के ज़रिए, प्रॉफिट्स के ज़रिए हम तक पहुँचा। एक तो इल्म आने का तरीका ये है। एक मैंने पहले बयान किया कि इंसान ने अपनी अकल लगा के उन नेचुरल फिनोमेनास को, उन फिज़िकल लॉज को ऑब्ज़र्व किया और उससे मुस्तफ़ीद हुआ। एक तरीका ये है। एक तीसरा तरीका भी है इल्म का आने का इस दुनिया में, वो ये कि इंसान ने इन फिज़िकल लॉज को और जो अखलाकी लॉज हैं, कदरें, मॉरल वैल्यूज़ भेजी, इन दोनों का कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की, और ये उससे पहले से इंसान इस पर गौर व फिक्र कर रहा है, जिसको हम फ़लसफ़ा कहते हैं। इमेजिन कीजिए आज से 5000 साल पहले जब कोई मज़हब, कोई पैगंबर नहीं आया था दुनिया में दावत देने और इन मॉरल वैल्यूज़ को समझाने, और साइंस ने भी कोई तरक्की नहीं की थी, कोई हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इंसान किस इल्म के ऊपर मुनसर करता था? फ़लसफ़े पे। वो यही गौर व फिक्र करता था कि हम क्यों हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा मकसद क्या है, क्या हमें कोई बनाने वाला है, दुनिया बनी है तो कोई बनाने वाला भी होगा। तो हम इसको कहते हैं कंक्लूसिव और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स करके ये जानने की कोशिश करते थे कि हमारी हकीकत क्या है। इसको इंग्लिश में नेचुरल फ़िलासफ़ी भी कहते हैं, नेचुरल थिंकिंग भी कहते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अभी आपने दो चीज़ें बताई इल्म के नुज़ूल की। एक गौर व फिक्र करके हमने ऑब्ज़र्व किया, उसको डिस्कवर किया। दूसरा आपने इल्हामी तरीका बताया जो अंबिया करम के साथ होता था। तो इस चीज़ में थोड़ी सी बारीक लाइन से डिस्टिंग्विश कर दें कि ऑब्ज़र्व जब बंदा करता है और जब इल्हाम होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, इल्म किस तरह से आता है? हाँ, बात हमारे माशरे में जो मेरा मुशाहिदा है, लोगों को बिल्कुल शऊर नहीं, और लोग इस चीज़ पे गौर व फिक्र भी नहीं रखते, और बड़े बड़े जय्यद स्कॉलर्स और लर्नेड लोग जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट को बयान कर रहे होते हैं, यहाँ तक पहुँचे बड़ी बात है, लेकिन बेहतर तरीके से बयान नहीं कर पा रहे होते, या उसमें कहीं ना कहीं फ़्लॉ होता है। जैसे हम इल्हामी नॉलेज को लेके बहुत से लोग दावे कर बैठते हैं कि मैं वो इंसान हूँ जिसके ऊपर इल्हामी मज़हब आता है या नॉलेज आती है, पैगंबरी का दावा कर बैठते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं अपने आप को और दावों के साथ साबित करते हैं कि हम पर वो गैब का इल्म आता है जो दूसरे इंसानों के पास नहीं है। फिर लोगों को ये शऊर भी नहीं कि गैब का इल्म का अहाता क्या होता है, यानी कि वो इल्हामी इल्म है क्या, कहाँ तक उसकी बाउंड्री ड्रॉ की जाए कि यह इल्हामी इल्म है और कहाँ तक गैर इल्हामी इल्म है लेकिन गैब का इल्म है। ये भी बड़ी बारीक लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत। तो लोगों को ये शऊर नहीं है। तो ये बड़ी लंबी डिस्कशन है। मैं इतना कह सकता हूँ कि जो इल्हामी इल्म आपके ऊपर आता है उसके भी चंद तरीके होते हैं जो हिस्टोरिकली सूफ़ी और औलिया ने उस पर रिसर्च की और हम तक लेके पहुँचे, जिसमें कश्फ, अलका, इल्हाम, यानी कि आपको विजुअल्स आना, आपको वॉइस आना, आपके दिल में बात आना, आपको ड्रीम्स आना, ये अपने उसके दर्जे हैं कि कब कौन सा लेवल अनलॉक होता है। ये एक पूरा इल्हामी एरिया। फिर वही का आना सबसे बड़ी जो लेवल होता है, जो कि अब नहीं होता, अंबिया इकराम पे आके क्लोज़ हो चुका है, वो भी एक इल्हामी तरीका है। इसके अलावा जो गौर व फिक्र से मैंने बताया आपको कि इंसानी अकल में जो भी डिस्क्रीट चीज़ समा सके और उसको ऑब्ज़र्व करके वो रीप्रोसेस कर सके
और उसको नाम दे सके, उसको हम ज़ाहिरी इल्म या साइंटिस्ट मादी इल्म के ज़मरे में लाते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया कि ये दोनों उलूम आने से पहले फ़लसफ़ा चला करता था, गौर व फ़िक्र चला करता था। इंसान कुदरत के कवानीन पे गौर किया करता था, मॉरल वैल्यू सेट नहीं कर रहा था, ना वो कोई फिज़िकल टेक्नोलॉजी साइंटिफिक बात कर रहा था, वो कुदरत के कवानीन पे गौर व फ़िक्र करता था, जिसको हम नेचुरल फ़िलासफ़ी या नेचुरल थिंकिंग भी कहते थे पहले। अब उसको फ़िलासफ़र हम कहते हैं। और जो टर्म साइंटिस्ट है ये भी अभी रिसेंटली कॉइन हुई है 70-80 साल पहले। जब साइंटिस्ट का वर्ड इजाद नहीं हुआ तो आपको पता है कि साइंटिस्ट को क्या कहते थे लोग? नेचुरल फिलोसोफर्स ही कहते थे, नेचुरल थिंकर्स या नेचुरल फिलोसफर कहते थे। बाद में क्योंकि इल्म जो है उसने इर्तिका किया तो सैचुरेट हो गया, तब हम फिलोसफर्स अलग कहते हैं और साइंटिस्ट अलग कहते हैं। क्योंकि साइंटिस्ट वो जो मटेरियल साइंसेस पे रिसर्च कर रहा होता है और उसके कवानीन को समझने की कोशिश कर रहा होता है। फिलोसफर वो जो कुदरत के कवानीन को समझने की कोशिश कर रहा होता है। एक चौथा दर्जा भी है इल्म आने का इस दुनिया के अंदर, या उसको कहिए वो चौथा दर्जा ऐसा है कि वो इल्म आता भी है और उससे नहीं भी आता, यानी कि इल्म गैब। जो कुछ भी मटेरियल साइंस के डोमेन में नहीं आता, जो चीज़ विजिबल फिनोमेना नहीं है, जो चीज़ ज़ाहिर नहीं है, या जो चीज़ अखलाकी कदरे या मॉरल वैल्यूज़ के स्टैंडर्ड में नहीं आता, जो मज़हब हमें नहीं बताता, उस सारे इल्म को हम कहते हैं गैब का इल्म। मतलब उसमें सारे उलूम जामे तौर पे मौजूद होता है? मैं ये नहीं कहूँगा, उसमें वो सारे उलूम एडेड होते हैं जो इंसानी अकल लॉजिकल माइंड से या तो बुलंद होते हैं या वो लॉजिकल माइंड कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता पूरे तरीके से, उसको हम कहते हैं गैब का इल्म। इसमें आपकी स्पिरिचुअल पावर्स भी हैं, इसमें आपकी गौर व फिक्र के वो डायमेंशंस भी हैं, इसमें अनसीन वर्ल्ड में कितनी डेप्थ में आप जा सकते हैं वो इल्म भी है। इसमें मज़हब का भी एक डोमेन आता है, यानी कि मज़हब के अंदर जब आप असेंड करने लगते हैं, आप रूहानियत में तरफ जाने लगते हैं, तो मज़हब का गैबी साइड जो है, हकीकी साइड जो है, वो भी आ जाती है इसके अंदर। तो ये वो एरियाज़ हैं जो अब तक हम एक्सप्लॉइट करके सामने रख सकते हैं, अल्फाजों में बयान कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा इल्म है जो गैब के समंदर में है, जो इंसान की अकल कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकती और इंसान के लॉजिकल माइंड उसको नाम भी नहीं दे सकता, प्रोसेस भी नहीं कर सकता। तो ये चौथा दर्जा है इल्म आने का। इन चार तरीक़ों से इल्म जो है इस दुनिया में ज़ाहिर होता है, नुज़ूल होता है, हाजिर होता है या मुशाहिदे में आता है। ठीक है। अब इसके अलावा कोई और तरीका तो आप मुझे भी बता दीजिएगा प्लीज़। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताइए, मैं इसको क्या इस तरह से समझ सकता हूँ कि गैब में इल्म दर्जात में मौजूद है, वो जितना बंदा एलिवेट होगा वो उस लेवल की चीज़ें अनलॉक करता रहेगा? देखिए बासित, मैं इस बात को इस तरह नहीं देखता। मैं इस तरह कहना चाहूँगा, गैब में चीज़ कंटिन्यूस होती है, डिस्क्रीट नहीं होती, मुसलसल होती है। जो चीज़ मुसलसल होती है उसमें दर्जात नहीं होते। ये तो जब हम ज़ाहिर में या हमारी लॉजिकल माइंड उस चीज़ को इंटरेक्ट करता है तो हम उसको डिस्क्रीट कर देते हैं और उसको हम लेवल्स में फिर समझने की कोशिश करते हैं। दर्जात हम देते हैं, दर्जात नहीं है। टाइम एंड स्पेस के कॉन्टिन्यूम से बाहर, इसकी हकीकतों से बाहर दर्जात लेवल्स नहीं है। मतलब फिर हर बंदा फ्लोइंग है, कनेक्ट कर सकता है जिस चीज़ से भी हो। आप यहाँ बैठ के हम कह सकते हैं आप जिस लेवल पे कनेक्ट करें, लेकिन वो कंटिन्यूस फ्लोइंग एनर्जीज हैं। तो यहाँ बैठ के कह सकते हैं आप कि किस दर्जे पे इंसान ने कनेक्ट किया, लेकिन वहाँ से अगर जाके आप बात करें तो आप ये नहीं कह सकते एवरीथिंग इज़ अ फ्री फ्लोइंग एनर्जी। एक सवाल और है, ये शैतान के पास जिस तरह हमने सुना बहुत इल्म होता है और वो शैतानी इल्म भी मिसगाइड करता है, तो वो किस डोमेन में होता है? देखिए बासित, हमने जो अभी डिस्कशन की उसकी रोशनी में अगर हम देखें तो वो सारा इल्म जो ज़ाहिर ना हुआ, नंबर 1, नंबर 2, जो अपने ज़ाहिर होने से भी फिर इल्म की दो कैटेगरी होती है, या तो उस इल्म से आप खैर फैला रहे हैं या शर फैला रहे हैं। दो ही ऑप्शन है ना हमारे यूनिवर्स में, हमारी दुनिया में। तो वो तमाम उलूम जो ज़ाहिर हुए या नहीं हुए लेकिन अगर शर के ज़मरे में आ रहे हैं तो वो शैतानी उलूम हो गए या नेगेटिव एनर्जीज हो गई, जिससे माशरे में खैर नहीं फैल रही। जी, तो वो सारे नेगेटिव नॉलेज की ज़मरे में आ जाएगा। तो आएगा वो सारा इल्म इन्हीं चारों डोमेन के ज़मरे में, लेकिन इस चारों में से वो इल्म जो माशरे में प्रोग्रेस नहीं फैला रहा, इर्तिका नहीं कर रहा, शर फैला रहा है, उसको हम इब्लीसी इल्म कहते हैं, शैतान या नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो पूरी कायनात में जो एक नेगेटिव माइंडसेट फैला हुआ है, शर जो फैली हुई, उसको हम इब्लीसियत कहते हैं। थैंक यू सो मच।